हाँ बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वर्ल्ड मिलिट्री हिस्ट्री एंशिएंट का है। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा आज हेस्टिंग का संग्राम रहेगा। हेस्टिंग का संग्राम 1066 ईस्वी का जो ये संग्राम है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 4 लड़ाइयाँ हैं। पहली 2 लड़ाइयाँ अर्बेला और कैने की थी, जो ग्रीक फ्लैंक्स और रोमन लीजन की लड़ाइयाँ थी। अगली 2 हमारे जो युद्ध हैं वो हेस्टिंग का संग्राम है और क्रेसी का संग्राम है, जो इससे अगला टॉपिक हम आपको डिस्कशन करेंगे। हेस्टिंग का संग्राम और क्रेसी का संग्राम दोनों ही फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुए हैं। आज हम हेस्टिंग पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोनों ही लड़ाइयाँ, हेस्टिंग का संग्राम और क्रेसी का संग्राम, दोनों ही लड़ाइयाँ फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य होती है। हेस्टिंग का जो संग्राम उसके अंदर फ्रांस जीतेगा और जो क्रेसी का संग्राम उसके अंदर इंग्लैंड जीतेगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि हमने अगला लिंक भी पकड़ाना है पिछले लिंक से हमने अगला लिंक पकड़ाना है। हेस्टिंग का जो संग्राम है वो फ्रांस के सम्राट विलियम ऑफ नॉर्मंडी, जो फ्रांस का उस समय का जो शासक था उसका पूरा नाम है विलियम ऑफ नॉर्मंडी, तथा जो इंग्लैंड का शासक था वो हैरोल्ड था। युद्ध 2 के मध्य होता, सिंगल में नहीं होता, कम से कम 2 ग्रुप होते हैं युद्ध के अंदर। इस युद्ध से इंग्लैंड का भाग्य का भी निर्णय हो गया। फ्रांस का जो विलियम था उसको समरतांत्रिक सफलता मिलती है इस युद्ध के अंदर। फ्रांस का जो शासक था विलियम, अब विलियम ऑफ नॉर्मंडी पूरा नाम है, मैं विलियम से इसको पुकारूंगा। जो युद्ध का आरंभ होता है वो विलियम की साम्राज्य विस्तार की इच्छा के कारण होता है। कोई भी शासक होता अगर वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने की इच्छा रखता तो युद्ध होगा। भारत की 2 रक्षा नीति है, आगे जब आप फाइनल में जाओगे, जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये पॉइंट वहां से जाएगा। भारत की 2 रक्षा नीति वो साम्राज्यवादी नहीं है। अगर हमारी रक्षा नीति साम्राज्यवादी हो तो हमारे युद्ध होंगे फिर, क्योंकि हमारे पास आर्मी ज़्यादा है, संसाधन ज़्यादा है नेपाल की तुलना में, लंका की तुलना में, यानी कि सार्क देशों की तुलना में। तो इस करके ने जो ये युद्ध होता वो विलियम की साम्राज्यवादी इच्छा के कारण होता, वो अपना घर को बढ़ाना चाहता है। इसलिए उसने कूटनीति, धार्मिक, राजनीति सारे दाव पेच अपनाए। इसलिए उसने अपना साम्राज्य विस्तार के लिए वो सितंबर 1066 में इंग्लिश चैनल को पार करता हुआ इंग्लैंड के तट पर आ जाता है। वहाँ पर हेस्टिंग का मैदान है बेटा, हेस्टिंग का मैदान है, वहाँ पर अपनी सेना का पड़ाव डाल देता है सितंबर 1066 के अंदर। जब इंग्लैंड के शासक को जो हैरोल्ड था उसको पता चलता है कि भाई दुश्मन आ गया है और वहाँ पर हेस्टिंग में पहुँच चुका है, तो वो भी अपनी सेना लेके ने लंदन से चलता है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन से चलता है वो 11 अक्टूबर को रात को, और 13 अक्टूबर को वो हेस्टिंग पहुंच जाता है और अपनी सेना को भी वहाँ पर
युद्ध संरचना युद्ध कर देता है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान करेंगे आप, इस चीज़ को, जो फ्रांस का शासक था उसकी सेना, जो फ्रांस का शासक था उसकी सेना टेलम हिल पहाड़ी पर थी। जो फ्रांस का सेनापति था, शासक था, विलियम ऑफ नॉर्मंडी, उसकी सेना टेलम हिल पहाड़ी पर थी। टेलम हिल पहाड़ी को अंडरलाइन करेंगे। और जो अंग्रेजों की सेना थी वो बैटल हिल पहाड़ी पर थी। बैटल हिल पहाड़ी को अंडरलाइन करेंगे। कल ऑब्जेक्टिव टाइम आ सकता कि अंग्रेजों की सेना कौन सी पहाड़ी पर स्थित थी, तो बैटल हिल पहाड़ी पर थी। ऑब्जेक्टिव टाइम 2 नंबर का आ सकता, फ्रांसीसी सेना कौन सी पहाड़ी पर थी, टेलम हिल पहाड़ी पर थी। यहाँ पर एक चीज भी ध्यान रखेंगे, जो बैटल हिल पहाड़ी थी वो टेलम हिल पहाड़ी से ऊंची थी, यानी कि अंग्रेजों की पोजीशन ऊंचे स्थान पर थी। और अंग्रेजों ने क्या किया, ऊंची पहाड़ी पर थी, आगे खाई खोद दी, वृक्ष डाल दिए, रक्षात्मक स्थिति में आ गई थी, काफी ऊंचे भी थे पहाड़, आगे खाई भी खोद दी, वृक्ष काट के उसमें डाल दिए, तो वो डिफेंसिव काफी मजबूत स्थिति के अंदर थे। टेलम हिल पहाड़ी जहाँ पर फ्रांसीसी सेना थी वो नीचे की पोजीशन में थी। जो विलियम ऑफ नॉर्मंडी था उसने अपने सबसे आगे धनुधारी सैनिक लगा रखे थे, उसके पीछे भालाधारी कवचयुक्त पैदल सैनिक थे, और उसके पीछे कवचधारी अश्वारोही सैनिक थे। जब धनुधारी पैदल सैनिक अगर फ्रांसीसी सेना के अगर हम हथियारों में आएंगे तो वहाँ धनुधारी सैनिक भी हैं, तो उनके धनुधारी हथियार भी होंगे। यानी कि दोनों के पास साधारण पैदल सैनिक थे, अंग्रेजों के पास कवचधारी पैदल सैनिक थे, लेकिन फ्रांसीसी सेना के पास अश्वारोही सेना भी थी, जबकि अंग्रेजों के पास ज़्यादातर पैदल सेना का ही वो महत्व रखते थे। अब दोनों की जो सेना थी, जो फ्रांसीसी सेना थी उसकी संख्या लगभग, इतिहासकार बताते हैं बेटा, बिरनी अलग बताता है, जेएफसी फुलर अलग बताता है, मार्केट अलग बताता है, अलग अलग इतिहासकार बताते हैं, लेकिन कुल मिला के ये निकाला जाता है कि फ्रांसीसी सेना की संख्या लगभग 10 या 12,000 के आसपास थी, जबकि अंग्रेज़ों की सेना की संख्या 7 से 8,000 के मध्य थी। फ्रांसीसियों के पास धनुष बाण था, भाला था, तलवार थी, पतंगाकार ढाल थी, पतंग के आकार की, सुरक्षा कवच थे, यानी कि दोनों ही प्रकार के हथियार थे। 2 ही प्रकार के हथियार होते हैं, आक्रमणात्मक हथियार होते हैं और सुरक्षात्मक हथियार होते हैं, जो मैंने आपका सबसे पहले टॉपिक कराया था कि हथियार किसे कहते हैं, हथियार कितने प्रकार के होते हैं। तो अंग्रेजों के पास भी तलवार थी, भाला था, तीर धनुष था, गदा थी, परसा था, कुल्हाड़ी थी। लड़ाई चालू हो जाती है। अंग्रेजों की सेना बैटल हिल पर है और फ्रांसीसी सेना टेलम हिल पर है। मैंने आपको पहले बताया था कि 13 अक्टूबर की रात के समय जो अंग्रेज शासक था हेराल्ड, वो भी एस्टिंग के मैदान में पहुंच चुका था, जबकि उसे 10-12 दिन पहले ही 1 अक्टूबर के आसपास जो फ्रांस का शासक विलियम ऑफ नॉर्मंडी था वो भी इंग्लिश चैनल पार करके ने वहाँ पर एस्टिंग के मैदान में बेटा पहुँच गया था। उसने पहुँचने के बाद वहाँ पर लूट मार भी की, काफ़ी लूट मार होती थी युद्धों के अंदर। तो 14 अक्टूबर
1666 को प्रातःकालीन 9 बजे युद्ध आरंभ होता है। पहला अटैक विलियम करता है। युद्ध का सिद्धांत है फर्स्ट अटैक, पहला अटैक कीजिएगा। अगर आप पहला अटैक करते हैं दूसरा रक्षात्मक पोजीशन में ही रहेगा। विलियम ने पहला अटैक करता है। फर्स्ट अटैक करना चाहिए हमेशा, युद्ध का सिद्धांत भी है। बैटल हिल पहाड़ी के निकट से सेना को ले जाता है। अंग्रेज सेना पर जोरदार बाण वर्षा करता है, परंतु फ्रांस की सेना को सफलता नहीं मिलती क्योंकि उनके बाण ऊपर की ओर सही निशाना नहीं ले पा रहे थे। अंग्रेजों की सेना बच्चों भालों में छिपकर, ढाल में छिपकर फ्रांसीसी सेना का शिकार करना शुरू कर देती है। युद्ध का जो प्रारंभिक चरण होता है उसमें विलियम को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है फ्रांस की सेना को, क्योंकि उनकी स्थिति नीचे की ओर थी और अंग्रेज़ों की ऊपर की ओर थी। वो तीव्र प्रहार करते थे जिससे वो टिक नहीं सकते थे। वापिस होके न उल्टे आगे उनको लौटना पड़ता था। आतंक छा जाता है, नीचे लौट रहे हैं, वापस भाग आते हैं। अंग्रेज़ों की सेना ने पहाड़ों से उतरकर फ्रांसीसी सेना का पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन पूरी अंग्रेज सेना पीछा नहीं करती, एक टुकड़ी पीछा करती है। अगर पूरी अंग्रेज सेना, हेराल्ड की सेना अगर फ्रांसीसी सेना का पीछा करती तो ये जो अंग्रेज़ों की हार थी ये जीत में भी परिणत हो सकती थी, लेकिन एक ही टुकड़ी पीछा करती रही। जब वो टुकड़ी पीछा करते करते बहुत दूर पहुंच जाती है तो फ्रांसीसी सैनिक वापस मुड़ के ने उनको पूरी तरह से उनको युद्ध के अंदर मार देते हैं। अगर पूरी सैनिक शक्ति के साथ हेल्डा पीछा करता सेना के साथ तो ये उसकी विजय भी हो सकती है। एक टुकड़ी ने किया, वो आगे तक काफ़ी निकल गए, फ्रांसीसियों ने पीछे मुड़ के उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसके बाद विलियम ने फिर सेना को एकत्रित किया, फिर उत्साह बढ़ाया। कोच युद्ध सरोही सेना अंग्रेजों पर फिर धावा बोला। दूसरी बार वो बेटा सफल नहीं हुआ। पहली बार भी सफल नहीं हुआ, दूसरी बार भी सफल नहीं हुआ। बीच में एक टुकड़ी जो अंग्रेजों की थी उसने फ्रांसीसियों का पीछा किया। वो एक टुकड़ी थी, उसमें 100, 200, 400 सैनिक थे। उन्होंने वापस करके ने जो उनको मौत के घाट उतारा था, लेकिन दूसरी बार भी वो सफल नहीं हुआ। पहले में भी नहीं हुआ, दूसरी बार में भी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी स्थिति बेटा पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई की तरफ थी, ऊंचाई की तरफ थी। काफ़ी उनकी डिफेंसिव पोजीशन इतनी मजबूत थी क्योंकि ऊंची पहाड़ी थी, आगे खाई खोद रखी थी जो मैंने आपने प्रारंभिक में बताया। उसके बाद उसने खाई के अंदर वृक्षों को काट कर डाल रखा था, तो काफ़ी प्रतिरक्षात्मक स्थिति के अंदर थी। अब विलियम एक चाल चलेगा। जिंदगी में भी चाल चली जाती है, युद्ध के अंदर भी चाल चली जाती है। अब विलियम एक चाल चलता है कि इनको वहाँ से निकालना है, इन सैनिकों को। इसको समरतांत्रिक चाल बोलते हैं। कूट योजना तक में चाल नहीं है, ये समरतांत्रिक चाल है। युद्ध के मैदान के अंदर ये चाल चलता है। अपने सैनिकों को कहता, सरोही सैनिकों को, कि तुम बैटल हिल पहाड़ी के नज़दीक जाओ और वो जैसे ही आक्रमण करें वापस भागने का नाटक करो। ये समरतांत्रिक चाल है, क्योंकि ऊंचाई पर है, वो आप पर आक्रमण करेंगे हथियारों से और आप वापिस आपने भागने का नाटक करना है ताकि वो ऊंचे स्थान से, पहाड़ी से नीचे मैदान में आ जाएं। हालांकि जब जैसे फ्रांसीसी सैनिक उधर जाते वो नीचे उतरते हौसले में। हालांकि उसके शासक ने कहा था हेरोल्ड ने, ओ भाई ये गलत कर रहा है, ये चाल कर रहा है, रहने दो, ना उतरो नीचे पहाड़ी से। लेकिन उनमें जोश में उन्होंने होश खो दिया और वो पहाड़ी से नीचे उतर आई सेना। जैसे ही वो नीचे उतरी उनको मौत के घाट उतार देते। फ्रांसीसी सरोही सैनिक उधर जाते और वापिस भागने का नाटक करते।
आखिरकार शाम का समय आ गया बेटा, 4 बज गए 14 अक्टूबर 1066 को, लेकिन युद्ध का फैसला नहीं होने पा रहा था। भाग्य भी साथ देता कई बार जिंदगी के अंदर। विलियम आखिरकार अपने धनुधारी सैनिकों को फिर आदेश देता कि खींच के बाण वर्षा कीजिएगा। उसके धनुधारी सैनिकों ने खींच के बाण वर्षा खींच दी। संयोग की बात है बच्चों, कई बार जिंदगी के अंदर संयोग आ जाता है। संयोग वश एक जो तीर है वो हेरोल्ड की आंख में जा लगता है और वो बेहोश होके ने नीचे गिर जाता है। कुशल नेतृत्व के अभाव में, क्योंकि शासक नहीं रहा, कुशल नेतृत्व खत्म होगा, कुशल नेतृत्व के अभाव में अंग्रेज सेना भागने लग जाती है। और इस समरतांत्रिक युद्ध के अंदर जो चाल चली, काफ़ी सैनिक इसके अंदर मारे गए। और ये जो युद्ध का जो भाग्य, जो विजय का सेहरा था, वो फ्रांस के शासक विलियम ऑफ नॉर्मंडी को दिया जाता है। हो गया।